वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं 3 मार्च 2024 में हुआ हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम। मैंने इसमें कोशिश करी कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी ला के दूं, सो दैट अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही हो अपने आंसर में तो आपको कंफर्मेशन हो जाए। तो हम कर रहे हैं कोड नंबर बी। आप लोग देख लीजिए कि आपका कौन सा कोड है और कहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो लाई करता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सीधा लोकल लॉज को लेके। कैन अ टेनेंट हु सबटाइटल अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बी कंसिडर अ लैंडलॉर्ड अंडर द एक्ट 1973? तो इसका आंसर है यस। कब? जब टेनेंट हैज एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल लैंडलॉर्ड। अगर उसकी ओरिजिनल लैंडलॉर्ड की एक्सप्रेसिव कंसेंट होगी तभी वो लैंडलॉर्ड के तौर पे माना जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 11 ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इवेक्शन एक्ट 1973, व्हेन कैन अ पर्सन कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बेसिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग कब नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो जाएगी? तो उसके लिए है कि जब वो रिटर्न परमिशन ले लेगा, किससे? कंट्रोलर से। थर्ड क्वेश्चन है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी में डिग्री क्या है? तो बेसिकली डिग्री की डेफिनेशन में ये चारों नहीं आती है। इनमें कौन सी डिग्री डीम डिग्री है? तो उसका आंसर है डी, ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, अब उन्होंने उसमें एडिशनल करने के लिए क्या कहते हैं? नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। तो वो एक एडिशनल पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद आता है अंडर द लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोरमा नॉन जुडिश चूज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। कोरमा नॉन जुडिश का मतलब क्या होता है? नॉट बिफोर द जज। इसका मतलब होता है नॉट बिफोर द जज। तो बेसिकली ये ऐसी प्रोसीडिंग है जो जज के सामने नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें यूनिवर्मस एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, उन दोनों पार्टीज के बीच में यूनिवर्मस एग्रीमेंट हो जाए, जैसे आर्बिट्रेशन, जैसे कैंसिलेशन, जैसे मेडिटेशन, जो ये जो बीच में होता है ना, वो इसमें सेक्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। असूट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अ सूट मे बी डिफीटेड अंडर ऑर्डर 1 रूल्स 9 ऑफ सीपीसी ड्यू टू नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन? जब 1950 में कितनी शेड्यूल थी? 1950 में 8 शेड्यूल थी। 1951 में एक और ऐड हो गई तो वो 9 हो गई थी, एंड देन 10 और 11 और 12 तीन और ऐड की गई थी। फिर राइट टू प्रॉपर्टी कब एलिमिनेट हुई थी? राइट टू प्रॉपर्टी एलिमिनेट हुई थी 42nd अमेंडमेंट के बाद। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी नाउ बिकम लीगल राइट एंड रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट। 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट डील विद नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी से बिलोंग करते हैं। डायरेक्ट आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी है। ऑन विच डेट डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया मेक्स अ स्टेटमेंट इन द हाउस डिक्लेयरिंग जन गण मन एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। दैट इज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्सेबल डेट जो है, जैसे अगर आप कहें जो हमने 26 जनवरी रख रखी थी उससे पहले। ठीक है, तो उससे पहले ये सब चीजें हुई थी, तभी नेशनल एंथम भी सेलेक्ट किया गया। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन द इंडियन अटेंड इट्स इंडिपेंडेंस? तो इसका है क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया। अब इसमें एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट नेमली असर्टेड ए एंड बी। रीजनिंग का है। लीडिंग क्वेश्चंस आर जनरली अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होते हैं? और क्रॉस एग्जामिनेशन एम्स टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ विटनेस टेस्टिमनी एंड अनकवर एनी इनकंसिस्टेंसी। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ी हार्श होती है, उसमें वो अपने जो अपोनेंट है या एडवर्स पार्टी है उसके विटनेस की टेस्टिमनी को चेक करने के लिए ये करती है। तो इसलिए इसका जो ये है ए है वो गलत है कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं बल्कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउ किए जाते हैं, और रीजनिंग जो है वो सही है। तो इसका आंसर है डी। फिर है व्हाट डज सेक्शन 93 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्राइमरली एड्रेस इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट? तो इसका आंसर है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंसेस टू एक्सप्लेन और एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। अगर एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है, एम्बिगुअस का मतलब होता है जब एक से ज्यादा किसी के मीनिंग हो, ठीक है, और वो उसको एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो। कोर्ट शैल प्रिज्यूम द लीगैलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड। ई रिकॉर्ड के लिए कितने ईयर होंगे? तो इसका आंसर है बी, 5 ईयर। टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंडिविजुअल इन कोर्ट प्रोसीडिंग हुज ओपिनियन वुड कैरी वेट। तो रिलेशनशिप के रिलेटेड किसकी
किसका ओपिनियन जो है वो मैटर करता है, तो इसका आंसर है डी। अगर आप देखोगे 51 के अराउंड एविडेंस एक्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें उसी का ही ओपिनियन जो है वो मैटर करता है जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर को लेके, और सब्जेक्ट मैटर क्या है, टू इंडिविजुअल जो एक रिलेशनशिप में है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल मिस्टर एक्स इज समन टू मियरली प्रोड्यूस अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट, कैन ही बी कॉल्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ट्रायल। तो पहली बात तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री विटनेस होते हैं वो कभी भी अलाउ नहीं किए जाते अनलेस वो पहले ही विटनेस ना हो उस ट्रायल में। तो इसका आंसर है ए। When an agreement is discovered to be void, any person who has received any advantage under such agreement is bound to restore it to the person from whom he received। बिल्कुल, अगर किसी ने कोई बेनिफिट उठा लिया और वो void है तो वो वापस करेगा। तो इसका आंसर है ए। What type of a contract is created when one party makes a promise in exchange for the other party's performance? ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाते हैं, जिसमें एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है और दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट एज रिगार्ड द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली बात करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो किसी कंडीशन पे डिपेंड हो, कि वो कंडीशन हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो मतलब अगर वो कंडीशन हो गई तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देंगे, अगर वो कंडीशन नहीं हुई तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेंगे। और यहाँ कंडीशन क्या होगी, वो सर्टेन नेचर की होगी। तो इसमें जो तीनों जो ये कंडीशंस दी हैं तीनों वैलिड हैं, तो इसलिए देयरफॉर द आंसर इज डी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में, विच सेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 17(1)(a) इंसर्टेड by the Registration Act related to Amendment Act 2001 in the registration of witness। तो इसका आंसर है बी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज मैंडेटरी ओनली इफ द एविडेंस डिलीवरी ऑफ पोजेशन से हो तो ही। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आप एक चीज दिखला देते हो किसी को और उसके बाद मतलब आपने एक डिस्क्रिप्शन दिखला दिया कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है और उसके बाद सेल हो रही है उस प्रोडक्ट के बेसिस पे, और एक ह्यूज मतलब एक बहुत ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी ली जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो उसका पर्पस तो फुलफिल कर रहा है लेकिन वो डिस्क्रिप्शन से डिफरेंट है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है और क्लेम भी कर सकता है डैमेजेस। तो यहाँ पे क्योंकि ओनली लिखा है तो इसलिए सी आंसर नहीं हो रहा है, इसका आंसर ए ही। द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड हैज अ पावर टू गिव दैट चाइल्ड इन अडॉप्शन, बिल्कुल है, और यहाँ पे उसकी प्यूनिटिव फादर की रिक्वायरमेंट नहीं है कंसर्न की। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो है वो बेस्ड है मलिकी स्कूल पे। गाइज हम लोग क्या सोचते हैं ये हनफी स्कूल पे बेस होगा। हनफी जो है क्योंकि मेजोरिटी में है 70% इंडियन मुस्लिम्स हनफी हैं इसलिए, लेकिन ये एक्ट जो बेस हुआ है वो मलिकी स्कूल पे बेस हुआ है। और ये हरियाणा का बहुत पेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया गया है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। बेसिकली कब हो तो दो कंडीशन होती है उसकी, एक जब अनलॉफुल हो जाए सारा बिजनेस और दूसरा सब एडजुडिकेट हो जाए सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा सच सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल कर पा रही है इसलिए इसका आंसर 23 का ए है। फिर आ जाए द प्रोविजन ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल Rent Act 1973 are applicable to the land given in the lease for का सिंपल है बिजनेस एंड ट्रेड का। अगर आप देखोगे तो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस जो है उसकी डेफिनेशन उन्होंने डेफिनेशन क्लोज में दी है, तो ये सीधा सीधा बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड होगा। फिर एज पर सेक्शन 24 ऑफ पंजाब एंड कोर्ट एक्ट 1918 हु इज प्रेसिडेंट ओवर द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो प्रेसिडेंट सिविल कोर्ट माना गया है। अब ये कहा गया है विच वन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली caused or permitted any other person to believe a thing to be true
and made the other person to act upon such belief, then neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the same in the law of evidence. This statement of law is known as estoppel. जब आप इंटेंशनली कोई चीज कोज करते हो या ओमिट करते हो और फिर उस पर सामने वाला पार्टी उस पर एक्ट कर ले तो उसको स्टॉपल कहते हैं. ये रूल ऑफ स्टॉपल है, ये 115 एविडेंस एक्ट का है. फिर बात आ जाती है सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27, फर्दर एग्जामिनेशन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले क्या होता है जब एग्जामिनेशन होता है, तो सबसे पहले होता है तो सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वापस से जो पार्टी है, प्लेंटिफ पार्टी है, वो क्या करेगी, री एग्जामिनेशन. तो इसका आंसर है री एग्जामिनेशन, सी. ठीक है, ओके. The court draws a presumption under section 112 of Evidence Act acquire the legitimacy of a child born during the continuity of a valid marriage between man and his wife within 280 days after the dissolution. अच्छा, जो 280 days का जो एक टाइम पीरियड है जिसमें एक कंक्लूसिव प्रूव माना गया है, उसमें हम क्या कंक्लूसिव प्रूव मान रहे हैं? क्या पैटर्निटी उसके फादरहुड को मान रहे हैं या मदरहुड को मान रहे हैं या दोनों को मान रहे हैं? तो इसका आंसर है पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड के. हम मदर तो पता है कौन है, तो उसके फादर के रिगार्डिंग बता रहे हैं. ठीक है. 29 है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज. ऐसे फैक्ट जो जुडिशियली नोटिस में ऑलरेडी ले लिए गए हों, ऐसे फैक्ट जो पार्टीज ने ड्यूरिंग ट्रायल या बिफोर ट्रायल एक्सेप्ट कर लिए हों. तो इसका लिए इसका आंसर है सी, दोनों टाइप के हैं. ठीक है. अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड इशूड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रार अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. अगर किसी ने सर्टिफाइड कॉपी रजिस्टर्ड सेल डीड की दे दी है और वो रजिस्ट्रार के ऑफिस से इशू हुई है, तो वो एक प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियली एविडेंस हो जाएगा. फॉल्स स्टेटमेंट, रूमर्स एटसेट्रा सर्कुलेटेड विद इंटेंट टू कॉज म्यूटनी और ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस. गाइस, इसके लिए ना मैं एक स्पेशल आप लोगों को फोकस कराना चाहती हूँ. आपको पता है जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमें एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कुछ आंसर्स को. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एलिमिनेट करके करेंगे. कैसे? 300 में मर्डर है, इसको एलिमिनेट कर दो. 299 में कल्पेबल होमिसाइड है, इसको एलिमिनेट कर दो. 351 में किडनैपिंग से रिलेटेड है, इसको वो कर दो. तो क्या बच रहा ये, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 505. ठीक है. ऐसे एलिमिनेट करके भी हम आंसर लिखते हैं. To constitute criminal conspiracy under section 120A of IPC, the minimum number of person required is 2. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत होती है, तो इसके लिए इसका आंसर 2 हो जाएगा. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ. किसके? क्रिमिनल ट्रेसपास पे मिल जाएगी. मिसचीफ हुई हुई है, जैसे फाइल लगा देना ये सब, तो इस पे मिल जाएगी. थेफ्ट पे मिल जाएगी, लेकिन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पे नहीं मिलेगी. हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन टेक अ प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ. तो यहाँ क्या लेना है हम? इग्नोरेंस ऑफ लॉ ले रहे हैं. तो कौन ले सकता है? इंडियन सिटीजन, फॉरेनर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन और नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप देखोगे ना पासपोर्ट पे भी ये लिखा होता है कि इफ यू आर एंटरिंग इन सम कंट्री यू आर अबाइड बाय the laws of that countries, or you know about the laws of that countries. ठीक है. so therefore you are bound by that. ठीक है. तो आप ये प्ले नहीं ले सकते हो. ठीक है. तो ignorance of law is not acceptable, so therefore the answer is D. ठीक है. In a bustle market, 2 boys Q and T engage in a heated argument that quickly accelerate into a physical altercation. In the midst of the confrontation, Q, without any premeditation, pulled out a concealed blade and inflict a deep cut on the face of T and result in the permanent scar to T's cheek. What offense? Q guilt. क्योंकि इसने चेहरे पे, फेस पे एक परमानेंट मार्क दिया है, तो ये क्या हो गया? कल ग्रेवियस हर्ट हो गया. और क्योंकि ये ऑन आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, तो इसलिए भी ये ना तो रशियन नेग्लिजेंट एक्ट में पड़ेगा. ठीक है ना. ग्रेवियस हर्ट बाय रशियन नेग्लिजेंट दोनों गलत है. सिंपल हर्ट में है ही नहीं, क्योंकि फेस पे परमानेंट मार्क हुआ, तो देयरफॉर इट इज डी, ग्रेवियस हर्ट. हाउ इज द सारदा एक्ट बेटर नोन एज? इसका आंसर है डी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट.
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। 26 नवंबर को हर साल इसको लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है। इस दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, लेकिन हमने क्योंकि 26 जनवरी की एक इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, तो हमने एक महीने का वेट किया उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए, और तब ये हुआ। इन विच ईयर डिड द नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन? तो उसका आंसर है 1 जनवरी 2015, ठीक है। अब एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया? तो अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप ना कुछ एक अंशों ऐसे है, और यहाँ अंडमान एंड निकोबार है, तो जहाँ अंडमान एंड निकोबार है इसका जुरिडिक्शन यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या है? कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, और जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट भी कहते हैं, तो इसलिए अंडमान निकोबार का जो जुरिडिक्शन है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। Which out of these institution was East India earliest legal institution set up in 1726? तो 1726 का जो एक्ट है उसने इंडिया में मेयर्स कोड जो है वो एनफोर्स करी थी, मेयर्स कोड लागू करी थी, तो इसलिए इसका आंसर है सी। द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108 of Indian Evidence Act, the person is shown to be heard for a period of 7 years. तो 108 में 7 years है एंड 107 में 30 years है, क्योंकि हम प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है 7 years, ठीक है। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, उसकी कैसी है? ओपिनियन है। इससे जो एक्सपर्ट्स की एविडेंस होती है उसकी वैल्यू सिर्फ एक ओपिनियन वैल्यू होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। कंक्लूसिव सिर्फ 3 ही है, 114, 112 एंड 41। इसके अलावा किसी में भी कंक्लूसिवली जो है ये नहीं दी गई है। 43, इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। कब तक? जब तक 1-2 में से एक विटनेस उसको एग्जामिन को प्रूव ना कर दे कि हाँ मैंने ही इसको एग्जीक्यूट किया है। अ को डिफेंडेंट इन अ केस जो होता है वो क्या क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं कर सकता अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप है किसी की या नहीं, इसको कौन प्रूव करेगा? ओनर प्रूव करेगा, ठीक है। उसका टीनेन भी प्रूव कर सकता है या जो पर्सन उसको असर्ट कर रहा है वो भी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आ जाएगा 46, ए मैरिड इन द ईयर 1947 इन अकॉर्डेंस विद हिंदू रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, कैन ही फाइल अ पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन? यस, वो भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कब ये हुआ है कब ये नहीं हुआ है। When a marriage has been dissolved by degree of divorce under Hindu Marriage Act, no appeal has been preferred. The divorced person may marry again. कभी भी वो पास कर सकते, कभी भी, जैसे ही डाइवोर्स वो पास हो जाएगी, जैसे ही डाइवोर्स डिग्री पास हो जाएगी वैसे ही उसको वो पास कर देगी। गाइस बाकी मैं दूसरा पार्ट इसका लेके आऊंगी जिसमें मैं इसे रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। थैंक यू।